हाँ जी बोलो। सर प्लेन मिरर वाला फिर से बता दिए ना, मेरा नेट। क्या फिर से बताना है? प्लेन मिरर वाला इमेज फॉर्मेशन। अच्छा अच्छा, देखो प्लेन मिरर का एक रे डायग्राम बनाए हुए तो उसको प्लॉट कर लिया था, नहीं किया तो आप ले लेना दूसरे से। क्या था कि कोई प्लेन मिरर के सामने यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। मतलब लाइट रे एक्चुअली मीट नहीं करता है, एपियर होता है, पीछे मीट करता हुआ। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनता है, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पे इमेज बनता है। ठीक है। और इसमें लैटरल इन्वर्जन भी शो होता है। मतलब कोई भी प्लेन मिरर के सामने यदि आप राइट हैंड को उठाते हो तो लेफ्ट हैंड लगेगा कि उठा हुआ है। इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। दैट इज राइट साइड अपीयर्स इन लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड अपीयर्स इन राइट। इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। ठीक है। तो लिखाए हुए थे कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज सेम। और एक चीज लिखाए थे, इट शोज लैटरल इन्वर्जन। ये लैटरल इन्वर्जन शो करता है। समझ में आया कि कोई दिक्कत है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग चलो कंटिन्यू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखोगे ये आप फील कर सकते हो। सपोज एक ग्लास स्लैब लिए, एक ग्लास स्लैब है ये, और क्या करते हो, मान लो कि लेजर लाइट, लेजर लाइट इस तरह से, रेड कलर का लेजर लाइट इस तरह से आप भेजते हो, इस तरह से लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसा, है ना? लाइट रे इस तरह से जाना चाहिए था। लेकिन आप पाओगे क्या कि भाई जब एयर से होके जा रहा है ग्लास पे, मतलब एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरी ऑप्टिकल मीडियम में जा रहा है, तो लाइट रे जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में ना जाके जैसे ही दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका पाथ जो है वो बेंड कर जाता है, इस तरह से हो जाता है। देखो ये, ठीक है, ये ग्लास स्लैब का और आगे हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे, तो बस यहाँ पे यहीं तक बता रहे हैं। ठीक है। ध्यान देना, तो ये जो फेनोमेना है, मान लो कि लेजर लाइट आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेजर लाइट से इस तरह से लाइट को प्रोजेक्ट किए, लाइट ऐसे जा रहा था, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन पाओगे कि लाइट ने थोड़ा सा बेंड किया, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा बेंड किया। तो ये जो बेंडिंग होता है लाइट का, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये कब हो रहा है? जब एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जा रहा है, मतलब एयर से गया ग्लास पे। आप यही चीज कंटिन्यू करोगे, मान लो कि इस तरह से फिर आप देख रहे हो कि मान लो कि यहाँ पे गया, ग्लास से अब एयर में जा रहा है, फिर से वो अब ग्लास में है, जब ये निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, एयर में जा रहा है, तो फिर से एक बार बैंड कर रहा है, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन फिर से बैंड किया ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जब भी ऐसा होता है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट रे जाता है तो वो क्या होता है, बैंड करता है। ठीक है। और इसी बैंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ लाइट रे goes from one medium to another medium, the path of light ray bends. This phenomenon is known as refraction of light. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब कितनी बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फिगर है, यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन दिखाया है। ऐसे जा रहा था, बेंड किया, ऐसे चला गया, ऐसे जाना चाहिए था, फिर बेंड किया, तो ऐसे चला गया। मतलब लाइट रे कितना बार रिफ्रैक्ट किया है, यहाँ पे 2 बार, है ना? तो ये है। तो चलो डेफिनेशन लिख लो पहले।
The path of light ray bends. This phenomenon is called refraction of light. देखो, जो लाइट रे आ रहा है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो बाद में बैंड हो गया इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड। फेरोमोन का स्पेलिंग क्या है? क्या बोल रहे हो? फेरोमोन का स्पेलिंग किसका स्पेलिंग? फेनोमेनन, ठीक है, PHENOMENON, फेनोमेनन, ठीक है, और प्लूरल होगा तो फेनोमेना लिखेंगे, ठीक है, तो फेनोमेनन लिखना है। और लाइट रे जो आ रहा है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे, जो बैंड कर गया उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे है ये। देखो यहाँ पे जो हम डायग्राम बनाए हुए हैं, चलो ग्लास स्लैब में और भी बहुत कुछ बताना है तो फिर से एक बार हम इस डायग्राम को लेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये सोचते हैं कि ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है, ठीक है, तो बस बाहर निकल रहा है इसको हम नहीं दिखा रहे हैं, बस यहीं पे दिखा रहे हैं। मान लो यदि हम ये बोल दें, सर हाँ जी सर सर बोर्ड क्लीन नहीं दिख रहा। बोर्ड नेटवर्क प्रॉब्लम आपका शायद होगा वहां पे, क्या सर क्लीन है सर। ठीक है, थोड़ा अपना पोजीशन थोड़ा चेंज कर लो, ठीक दिखने लगेगा। देखोगे जो लाइट रे आ रहा था इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो बैंड कर गया इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा देखो ध्यान देना, यहाँ पे भी हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जहां पे लाइट रे मिरर के पास। जिस जगह पे लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है वहां पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन, जिसको नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। ये आने वाला जो लाइट रे था इंसिडेंट रे, जो बैंड कर गया उसको रिफ्रैक्टेड, और रे के ही अनुसार एंगल का नाम दिया जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर का मतलब क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो अच्छा ये बताओ, रिफ्लेक्शन के केस में जब बाउंसिंग बैक हो रहा था, लाइट रे इस तरह से आया, टकरा के बाउंस बैक हो गया, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल था। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, LEC, रिफ्लेक्शन इक्वल था, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल है। तो क्या यहाँ दोनों एंगल इक्वल हो गए? ये बताओ तो। नो सर। नो सर। एक बड़ा है और यहाँ पे क्या है, एक छोटा है, ये देखना है। तो कब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ छोटा दिख रहा है, किसी केस में बड़ा भी होगा, हम बता रहे हैं कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान देना, लाइट रे यहाँ पे जैसे हम शो किए हैं कि इधर हम बोले हुए थे कि एयर है, यहाँ पे मान लेते हैं कि एयर है, और ये बाउंड्री है कि भाई उधर एयर और इधर ग्लास है। तो दो मीडियम है, तो दो जो मीडियम है इसमें जिसमें पार्टिकल्स काफी क्लोज होगा, काफी सामने सामने होगा, उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होगा कंपैरेटिवली, उसको बोलेंगे रेयरर मीडियम। तो अच्छा बताओ कौन सा रेयरर है, कौन सा डेंसर है? एयर और ग्लास में कौन सा रेयरर होगा, कौन सा डेंसर होगा? सर एयर डेंसर होगा। एयर डेंसर होगा? नो सर रेयर होगा। रेयरर होगा, क्योंकि ग्लास का पार्टिकल्स बहुत सामने सामने होता है, तो इसको हम बोलेंगे यस रेयरर, सर। ठीक है। और ये है डेंसर,
एग्जांपल में ग्लास है, ठीक सर है। रेयर डेंसर आराम से बता दीजिएगा। क्या बोल रहे हो? रेयर और डेंसर के सर बिटवीन डिफरेंस है। कैसे जान सकते हैं? देखो, आप ऐसे पहले भी पढ़े होंगे कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत सामने सामने होता है, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होता है, और गैस में सबसे ज्यादा यस दूर, सर, है ना? यस सर, यस सर। एयर में क्या है, काफी दूर दूर होता है, और ग्लास में क्या है, काफी सामने सामने होता है। तो टाइटली पैक्ड है तो बोलेंगे ना डेंसिटी ज्यादा है, डेंस है ये, तो इसीलिए इसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, यही है। ठीक, पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा कि भाई पार्टिकल्स किसका सामने सामने है। तो जब भी हम लोग ऐसा देखते हैं कि रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाता है लाइट रे, तो देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की ओर बेंड करता है, नॉर्मल की ओर बेंड करता है रिफ्रैक्टेड। और जब भी हम लोग इस तरह से करते हैं, ध्यान देना, जब भी हम लोग इस तरह से करते हैं, लाइट रे को हम भेज रहे हैं, हम लोग इधर ले लेते हैं, चलो ठीक है। यदि हम लाइट रे को इस तरह से भेज रहे हैं, ग्लास है नीचे और ऊपर एयर है, मान लो कि लाइट रे से गया, ग्लास से जा रहा है कहां पे, एयर में, तो ये नॉर्मल है। अब हम बोलेंगे कि ये कहां से भागेगा, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन नॉर्मल से दूर जाएगा, ऐसे जाएगा, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। मतलब इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा। समझ रहे हो? यहाँ पे दो पॉइंट याद रखना है। जब भी रेयरर से लाइट रे, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगा, तो लाइट रे बैंड कर जाएगा किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो रेड मार्कर यूज किए हैं, नॉर्मल, नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। और जब ये डेंसर से ग्लास, ग्लास की ओर से हम लाइट रे को भेजते हैं, लाइट रे से गया और ये किधर भागेगा, तो बोलेंगे नॉर्मल जो है, नॉर्मल से दूर भागेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। ये टर्म्स को समझ गए? ये तो लिखा देने वाले हैं, टर्म समझे या नहीं समझे? नो सर। ठीक है, दिक्कत है? यस सर। चलो ठीक है, तो ये नोट के तौर पर आप लिख लो, नोट, व्हेन लाइट रे goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. ठीक है, सेकंड है, सर फ्रॉम के पहले क्या लिखा है? इसके पहले फ्रॉम goes, when light ray goes, फिर लिखो कि when light ray goes denser to rarer medium, it bends away from the normal. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर डायग्राम भी बनाना है। हाँ, जब भी इसका डेफिनेशन पूछेगा ना, तो डायग्राम भी बनाना होगा। इसमें दो रे डायग्राम दिखाए हैं, एक इधर, ये इधर, एक ही दिखाना है। यस ये हम सर। कि भाई डेंसर से जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। ठीक है, कोई एक डायग्राम बनाना है। हो गया सर। सर वन हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हो गया? यस सर।
ठीक, देखिए आगे देखोगे, अब रीजन ये आता है कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका जो पाथ है, क्योंकि ध्यान देना लाइट रे का ये प्रॉपर्टी है कि वह स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करता है सीधा। कभी ऐसा होगा कि लाइट रे को हम प्रोजेक्ट किया अपने आप अपना नो पाथ सर। में, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो जा रहा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और वो उसका जो पाथ है वो बैंड कर जा रहा है। तो रीजन ये है कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो डेंसिटी में डिफरेंस होने के कारण क्या होता है, उसका स्पीड वेरी कर जाता है, उसका स्पीड चेंज कर जाता है। वेरी करना मतलब क्या, चेंज कर जाता है। ठीक है, तो होता यह है कि जब लाइट रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो इसका स्पीड ज्यादा है, जब डेंसर मीडियम में जा रहा है तो इसका स्पीड क्या है, कम हो जा रहा है। ठीक है, तो स्पीड के कम होने के ही कारण मान लो कि लंबा पाथ हो जाता है, जब स्पीड कम हो गया तो वो क्या हो गया, वो बैंड करेगा, उसका पाथ थोड़ा छोटा हो जाता है, मतलब वो बैंड कर जाता है किधर, नॉर्मल की ओर। ठीक है, तो रीजन यही है, when a light rays goes from one medium to another medium, the speed of light changes, due to which the path of light ray gets changed। कि भाई लाइट रे का पाथ भी क्या होता है, वो चेंज करता है। क्लियर है? यस रीजन, सर। ठीक है, उसका रीजन भी लिख देते हैं, ये मिटा लेते हैं। हो गया सर। देखो, what is the reason of refraction of light? तो रीजन क्या होता है कि लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड वेरी करता है। और यहाँ पे ये भी देखोगे, जब रेयरर से डेंसर जाता है तो स्पीड कम होता है, और जब वो डेंसर से रेयरर में जाएगा तो स्पीड वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और कुछ वैल्यू भी आपको याद रखना हो सकता है, कुछ वैल्यू भी लिख देंगे। ठीक है, याद रखोगे तो बेहतर है। When a light ray goes due to which its path gets bent। ये पॉइंट भी लिख देता है, रेयरर से डेंसर यदि जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगा, जैसे एयर से ग्लास में गया था तो स्पीड घट गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस when it goes from rarer to denser medium। रेयर से डेंसर में जाएगा तो स्पीड घट जाएगा, और डेंसर से रेयर जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा लिख देते हैं। वाइस वर्सा।
ठीक है, ये सर हाँ जी सर जब उसका स्पीड बढ़ रहा है दूसरे डायग्राम में, तो फिर वो नॉर्मल की तरफ क्यों झुक रहा है? देखो स्पीड जब घट जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा, क्योंकि जब स्पीड घट जाता है ना तो भाई जितना तेज वो भाग रहा है, जब स्पीड जैसे ही कम हो जाता है तो भाई उसका लेंथ जो है मतलब डिस्टेंस, जब स्पीड कम हो जा रहा है तो वो डिस्टेंस कम कर ट्रेवल करने का टेंडेंसी होता है, कि उसका रास्ता छोटा हो जाता है, इसलिए क्या होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है। जब स्पीड ज्यादा होगा तो क्या होगा, दूर जाना चाहेगा, मतलब कहीं जैसे ही घुसेगा तो क्या होगा, स्पीड यदि ज्यादा होगा तो भाई भागना चाहेगा दूर, लेकिन जब स्पीड कम हो जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है। ठीक है, तो यही टेंडेंसी होता है। ठीक, देखो कुछ स्पीड आप याद रख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट नोट करके यहाँ पे लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में बोलो या वैक्यूम में बोलो एक ही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट है 2.25 इंटू 10⁸, थोड़ा कम। एयर पार्टिकल्स दूर दूर होता है, स्पीड सबसे ज्यादा है। वाटर पार्टिकल्स थोड़ा सामने सामने है तो स्पीड कम होगी। अच्छा 2.25 लिखना है, 2.25, ठीक है, 2.25 इंटू 10⁸, और ग्लास में स्पीड है 2 इंटू 10⁸। इस तरह से बहुत सारा मीडियम हो सकता है, ग्लास भी अलग अलग तरह का होता है, एक टाइप का ग्लास नहीं है। तो जनरल ग्लास में ये है स्पीड, साथ ही साथ हो सकता है कोई ऑयल हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑयल हो सकता है, उसमें भी स्पीड कुछ अलग होगा। वाटर में जो स्पीड है उससे थोड़ा सा हटके होगा। ठीक है, तो अलग अलग मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है, इसी कारण से क्या होता है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिए सर। ठीक, नेक्स्ट देखो, देखोगे एक क्वेश्चन डायरेक्टली दे देता है, गिव द रे डायग्राम फॉर द, ठीक है, तो अभी जो हम बताए हुए तो उसी को बनाने का होगा, और उसमें कुछ टर्म्स हैं याद रखने के। थ्रू अ ग्लास स्लैब, देखो एक ग्लास स्लैब इस तरह से मान लो कि ड्रॉ कर लेते हैं, ये ग्लास स्लैब है, थिकनेस कुछ होगा सपोज, ठीक है, ग्लास स्लैब है, इसका कुछ थिकनेस होगा। एज्यूम करते हैं कि कोई एक लाइट रे इस तरह से हम भेजे, ठीक, अब देखो ये एयर है ये ग्लास है, ठीक है,
तो जब ये ग्लास है, ये एयर है, नॉर्मल यदि हम लोग ड्रॉ करें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो नॉर्मल ये होगा, ये नॉर्मल है। अच्छा आप लोग ये बताओगे, लाइट रे बेंड तो करेगा, एयर से ग्लास में जा रहा है, किधर बेंड करेगा? नॉर्मल की तरफ। टुवर्ड्स द नॉर्मल, वेरी गुड। किधर बेंड करेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि वो रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो हम बोलेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बेंड करेगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड के लिए। अब देखो, अब इस सरफेस यदि हम बोलेंगे ग्लास है और ये एयर है, तो दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो डेंसर से रेयरर में जा रहा है। यहाँ पे भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए। अच्छा ये बताओ, अब लाइट रे किधर बेंड करेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम, फ्रॉम, मतलब जाना चाहिए था इससे, तो थोड़ा सा बेंड करेगा इस तरह से, मान लो कि बेंड किया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थोड़ा दिक्कत हो रहा है शो करने में, तो ये हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड किया। ध्यान देना, ये जब एक्सपेरिमेंट आप करोगे, ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है एनसीईआरटी में दिया है, यदि सारा एपरेटस होगा अवेलेबल तो आप कर सकते हो। आप पाओगे कि भाई यहाँ ये जो लाइट रे, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, बेंड किया हुआ रे। और ये भी यहाँ इंसिडेंट है, तो ये रिफ्रैक्टेड, ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन भाई दो रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, इसको इसका नाम दिया गया है इमर्जेंट रे। इमर्जेंट का मतलब होता है निकलना, इमर्ज का मतलब क्या होता है? निकलना। मतलब फाइनली ये लाइट रे इमर्ज कर गया ग्लास स्लैब से, इसलिए इसका नाम दिया गया है इमर्जेंट रे। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ध्यान देना, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ही होगा। अच्छा देखो, आप लोग हो सकता है ट्रांसवर्सल पढ़े होंगे, ठीक है? तो इस तरह का देखोगे, ये पैरेलल, यहाँ पे नॉर्मल खींचे, यहाँ पे भी नॉर्मल खींचे, देख लो ऐसा है ये, तो बताओ तो ये भी पैरेलल होगा कि नहीं? क्योंकि ये हेलो सर। यस है ना, सर, 90 + 90 180 आ रहा है, को इंटीरियर एंगल का सम आ रहा है 180, ठीक है? अच्छा देखो, ये अल्टरनेट एंगल है ना, जेड जैसा देखने को मिल रहा है, याद करना, इस तरह से आप पढ़े होंगे कि ये जो एंगल है ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट Yes, एंगल यस है ना? सर, तो इसलिए यहाँ पे आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मान लो कि 30 डिग्री है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 30 डिग्री, ठीक है? यहाँ पे प्रूफ करने कहीं देगा नहीं, आप खुद समझ सकते हो, बस बता दे रहा है कि क्यों है, कि भाई ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पे 90 ड्रॉप किया है, यहाँ पे भी 90 ड्रॉप किया, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। रेड मार्कर जो यूज किए, नॉर्मल नॉर्मल, ये दोनों पैरेलल है, और इसीलिए क्या होगा? पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, ये आर बन रहा है तो ये खुद ब खुद आर बन जाएगा नॉर्मल के साथ। अब भाई यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, फिर ये क्या हुआ? बेंड करता हुआ भागा, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग नाम से डिनोट करेंगे, आर एक बार लिख चुके हैं, तो इसको लिखा जाता है एंगल ई फॉर इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये पाया गया, एक्सपेरिमेंट जब आप किए तो आप पाओगे कि भाई एंगल आई और एंगल ई क्या है? दोनों इक्वल है, ठीक है? एंगल आई और एंगल ई क्या होता है? इक्वल होता है। यहाँ पे ध्यान देना, ये नोट आप कर सकते हो, यहाँ पे क्या क्या चीजें है, नोट पहला पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, that is angle I equal to angle of emergence, angle of emergence, angle E, या यहां लिख देते हैं that is करके,
that is angle I equal to angle E. एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल, एक पॉइंट, ठीक है। रिमार्क करने वाली बात है यहाँ पे। और एक है, यदि हम लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट रे को यदि हम बढ़ा पाए, ये यदि इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, और ये इमर्जेंट रे, ये तो दिखेगा, वो तो हमारा इमेजिनरी लाइन है, इसको यदि हम बढ़ाएंगे तो ये इधर आएगा, और ये इमर्जेंट रे है। हम लोग पाएंगे कि ये दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है, ये दोनों पैरेलल है, और दोनों के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। पैरेलल लाइन का मतलब क्या, हर जगह डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ यहाँ यहाँ। तो लाइट रे जाना चाहिए था इधर, लेकिन फाइनली निकला यहाँ से, तो वो क्या हुआ, शिफ्ट कर गया। तो कितना शिफ्ट किया, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। जितना हुआ डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है और इमर्जेंट रे जो है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी फॉर लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यह है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, ठीक है। और ये टर्म जो है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट यदि बोला जाए, द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो नोट पे हम एक पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, इंसिडेंट रे is parallel to emergent ray, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई पॉइंट में यदि दिक्कत है तो बताओ। सर आवाज नहीं आ रहा है तो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपका, क्योंकि बाकी स्टूडेंट को आता होगा ना जी, बाकी स्टूडेंट को क्लियरली आवाज सुनाई दे रहा है? नो सर, नहीं सुनाई दे रहा यस है? सर। आज थोड़ा मौसम भी खराब है, काफी क्लाउडी वेदर किया हुआ है, इसलिए होगा इस तरह का, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, जोर से थोड़ा बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये यस सर, ले लिया। एक मिनट, ये मिटा देते हैं, ये कोई काम का नहीं था, वो तो समझाने के लिए था। ये डायग्राम देता है बनाने के लिए, आप बस ये बना दोगे, ये नोट याद रखने के लिए है, तो ये लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। लिख लिए, हो गया ना? यस सर, यस सर। नेक्स्ट चलो हम लोग पढ़ते हैं लेंस के बारे में। लेंस, लेंस बोल सकते हो या स्फेरिकल लेंस भी बोल सकते हो। लेंस मेजरली दो टाइप का, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये तीन टाइप है इसका। देखो, लेंस का मतलब क्या है कि कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब क्या, जिससे लाइट रे आर पार चला जाए। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है
जिसमें एक सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल होता है, कम से कम एटलीस्ट वन सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। जैसे देखोगे, यदि हम लोग बात किए एक ये कि कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, ये मतलब एक आपको देखने में इस तरह का होगा, सर्कल की तरह है, ठीक है, सामने से देखोगे तो सर्कल की तरह है, लेकिन आप छुओगे तो ऊपर वाला हिस्सा मोटा लगेगा। सिंपल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह में आपके पास एक दिया होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, यस सर। कि भाई छोटा छोटा जो अल्फाबेट्स है आप ऐसे करके देखते हो, बड़ा करके दिखाता है। यदि आप उसको Yes, sir. दिखता है, उसको आप क्या करते हो, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और उसको जब आप टच करोगे, टच करके छुओगे, देखोगे, तो आप पाओगे कि भाई वो बीच में मोटा है और साइड साइड में क्या है, पतला है। आप ऑब्जर्व करना, बीच में छुओगे तो मोटा लगेगा, और जैसे ही साइड की ओर जाओगे वो पतला होता जाएगा। मतलब वो ऐसा होता है, सर्कल सामने से दिखेगा आपको सर्कल, लेकिन छुओगे तब पता चलेगा कि बीच में मोटा है और साइड साइड में क्या है, पतला है। तो स्फेरिकल है, स्फेरिकल है मतलब एक तरफ स्फेरिकल है, दूसरी तरफ भी स्फेरिकल है। तो लेंस का मतलब क्या, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें कम से कम एक साइड में स्फेरिकल होना चाहिए, दोनों साइड होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे स्फेरिकल जब होगा, बीच में मोटा होगा तो उसको बोलेंगे कन्वेक्स लेंस, और जब बीच में पतला होगा तो हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस। ये भी देखने में सर्कल ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, बीच में क्या होगा, दबा हुआ होगा। तो ये सर माइक ऑफ है। तो बीच में मोटा है, कॉन्वेक्स लेंस है, बीच में पतला है, डबल कॉन कॉन्केव लेंस है। ठीक है, इसका देखो कॉन्वेक्स लेंस का कई टाइप है। एक आपका ऐसा हो सकता है, एक तरफ उठा हुआ हिस्सा है ऐसा, एक तरफ प्लेन है और एक तरफ उठा हुआ हिस्सा है। ठीक है, इसको बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स। सर ये वाला बनाना है। अब बनाओगे, अभी देख बोलो। दूसरा ऐसा होगा कि दोनों तरफ उठा हुआ है, ये जैसे डबल बाई, कॉन्वेक्स। बाई का मतलब दो, दोनों तरफ उठा हुआ है तो बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स। और इस तरह से रहेगा, एक तरफ दबा हुआ है और दूसरा तरफ उठा हुआ है, एक तरफ दबा हुआ है दूसरा तरफ उठा हुआ है, तो बोलेंगे कॉन्वेक्स नाम है, इसलिए इसको हम लोग कॉन्वेक्स को प्रेफर करेंगे। मतलब बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, मतलब एक तरफ केव है और एक तरफ उठा हुआ है, तो नाम होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसका कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोल सकते हो या कॉन्वेक्सो कॉनकेव भी बोल सकते हो। आगे हम सेम ड्राइंग में एक दूसरा नाम भी लिखेंगे। कॉनकेव का तीन टाइप है, एक तरफ प्लेन होगा और एक तरफ यदि कॉनकेव है तो बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। दूसरा है दोनों तरफ यदि कॉनकेव है, जैसे ये हो गया, इसको डायरेक्टली हम लोग कॉनकेव बोल देते हैं सीधा के लिए, लेकिन जब हम लोग डिवीजन पे आएंगे तो इसका एक्चुअल नाम है बाय कॉनकेव। फिर एक है ये, ठीक है, ये है, एक तरफ उठा हुआ है तो कॉन्वेक्स हुआ और एक तरफ दबा हुआ है तो कॉनकेव हुआ, बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। बस इसका डायग्राम देख लो, कहीं यदि देखने को मिलेगा तो उसका लेबलिंग नाम आप लिख सकते हो या जान सकते हो। बाकी इसका कोई और जरूरत नहीं है, हम लोग के सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आपको पढ़ना है कॉन्वेक्स लेंस तो ये पढ़ेंगे बाय कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस तो बाय कॉनकेव पढ़ेंगे, बस यही दोनों के बारे में पढ़ने वाला। ठीक है, तो लेंस का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा देते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लोगे। लेंस a transparent medium
having at least one spherical surface is called a lens. लेंस का दो टाइप, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, यहाँ डायग्राम में तो दिख ही रहा है, नहीं लिख रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस से हम बोलेंगे इट्स मिडिल पार्ट इज थिक, इसका मिडिल पार्ट थिक होता है और इसका क्या होता है, मिडिल पार्ट थिन होता है, पतला होता है। और कॉनकेव के लिए ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर, ले लिए। ठीक है, तो सर 1 मिनट। ले लो ले लो। हो गया? यस यस सर। देखो अब क्या है, लेंस में, स्फेरिकल लेंस में कुछ टर्म्स है जो आपको जानने का है। देखो क्या क्या, पहला, ये सब टर्म्स हम लोग को समझना है। पहला आपका आ गया ऑप्टिकल सेंटर, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर के बारे में जानना है, सेंटर सर ऑफ, रेडी लिखा हो। हाँ क्या है, रेडी ऑफ कर्वेचर। रेडियस, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर है प्रिंसिपल एक्सिस, फिर है फोकस, फोकल लेंथ, ठीक है। तो देखो ये सारे टर्म्स को हम समझा रहे हैं, आज टाइम मिलेगा तो लिखवाएंगे या फिर नेक्स्ट डे लिखवाएंगे, तो अच्छे से समझिए ये सब टर्म। सबसे पहले चलो इसमें हम एक ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज एक ये है कॉन्वेक्स लेंस, देखो ये सारे टर्म्स जो है वो लेंस के लिए है। ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, जियोमेट्रिकल मिडिल पॉइंट या मीन पॉइंट, तो उसके मिडिल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। द जियोमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। मतलब ये
इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से। ऑप्टिकल सेंटर को डिनोट करते हैं किससे? ओ से। मतलब लेंस है, लेंस का वो सेंटर है, सेंटर भी बोल सकते हो एक तरह से, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। कोई भी लेंस है, लेंस के मिडिल पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे? देखो ये कर्व है, इसको यदि हम कंप्लीट करेंगे तो एक स्फेयर मिलेगा। तो यदि हम इसको कंप्लीट करते हैं, देखोगे इस तरह से एक स्फेयर बनेगा। इधर भी यदि कंप्लीट करेंगे तो एक क्या होगा? स्फेयर बनेगा। और दोनों स्फेयर जो होगा उसका रेडियस सेम ही लेते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये जो कर्व है, कर्व को कंप्लीट करेंगे तो एक स्फेयर मिलेगा। इस स्फेयर का कहीं ना कहीं पे तो सेंटर होगा ना, उसी सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक है सी यहाँ पे और दूसरा सी है यहाँ पे, मतलब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं C1 C2। C1 C2 बोलते हैं, या फिर इसका एक दूसरा भी नाम है 2F1 2F2। तो देखो इसमें भी यदि हम बात करें तो ये कर्व है, इसको कंप्लीट करेंगे तो एक स्फेयर बनेगा। कंप्लीट करो इसको, एक स्फेयर बनेगा। और इस स्फेयर का जहां पे सेंटर होगा उसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये होगा मान लो, चलो यहाँ पे C1 C2 लिखे हैं, एक ही बात। एक तरफ हो गया क्या? 2F1 2F2। रिपीट कर देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे? सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट। मतलब लेंस जो है किसी स्फेयर का पार्ट है, इसको हम कंप्लीट करेंगे तो एक स्फेयर बनेगा। तो जिस स्फेयर का ये पार्ट है उस स्फेयर के सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या दोनों पॉइंट समझ गए आप? ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस का मिडिल पॉइंट, ये लेंस पे लाई करता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? लेंस से बाहर लाई करता है, लेंस से बाहर होता है वही ये पॉइंट, ठीक है। ये दोनों समझ गए? इसमें किन्हीं को दिक्कत तो बोलोगे नहीं ना? दिक्कत है? नो सर। चलो ठीक है, हम लिखा ही देंगे, ठीक है। आज नहीं टाइम मिलेगा तो कल हम लिखवाएंगे। आगे देखोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे? हर एक डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। तो भाई कोई भी सर्कल होता है, याद करना, कोई सर्कल होता है तो सेंटर, और ये सेंटर है और ये सर्कमफेरेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इसी तरह से हम बोलेंगे कि ये है, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे रेडियस बोलेंगे। लेकिन यहाँ तक नहीं लेते हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से ही सारा वैल्यू लेते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इधर लोगे तो भी या इधर लोगे तो भी एक ही बात है, दोनों डिस्टेंस सेम होता है। यहाँ पे भी वैसे ही होगा। मतलब हम क्या बोल रहे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, O और C के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी होगा ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये तीन चीज हम बताए। ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लेना, आप लिख पाओगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर radius of curvature means the distance between optical center and center of curvature is called radius of curvature। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को मिला दिए, सिर्फ इतना डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। लेकिन इसके आगे भी बढ़ जाए तो एक लाइन मिलेगा, उस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइन को, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, तो इसी को यदि हम आगे तक बढ़ा दिए बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को आगे तक बढ़ा दिए तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस।
तो हम लोग डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे, द लाइन ज्वाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइन ज्वाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन बोल रहे हैं मतलब ये काफी आगे तक जाएगा, ठीक है। आगे देखोगे फोकस एक पॉइंट है, फोकस एक पॉइंट होता है और वो पॉइंट कहां पे लोकेट करेगा। देखो मान लो यदि आप ऐसा करते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप लाइट रेज भेज रहे हो, मान लो कि बहुत सारा लाइट रे भेज रहे हैं, ऐसे गया ऐसे गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लाइट रे भेजे, तो जैसे ही ये लेंस से गुजरेगा तो क्या होगा, बेंड करेगा। कितनी बार बेंड करेगा, 2 बार। एयर से जब गया ग्लास पे और फिर ग्लास से जब जाएगा एयर पे, 2 बार बेंड करेगा और बाहर निकला। तो बेंड करने के बाद क्या होता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज है तो वो बेंड करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मीट करता है और उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितना भी लाइट रेज है एक पॉइंट पे मीट करता है, इसको बोलते हैं फोकस। यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, देखोगे लाइट रे इस तरह से भेजे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो हम लोग पाते हैं कि भाई ये खेल रहा है, एक पॉइंट से ये एक्सपेंड कर रहा है, ये मीट नहीं करता है, खेल रहा है। लेकिन यदि हम उधर से यदि हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम बोलेंगे कि भाई एक पॉइंट पे मीट करता हुआ अपीयर हो रहा है, मीट एक्चुअल में नहीं कर रहा है, मीट करता हुआ अपीयर हो रहा है। तो इसी को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो लगेगा कि भाई एक पॉइंट पे मीट कर रहा है और उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, फोकस। लाइट रे को यदि हम इधर से भेजेंगे तो इधर मीट करेगा, तो फोकस एक इधर भी होगा, एक को F1 बोलेंगे, एक को F2। यहाँ पे F1 इसी तरह से होगा क्या, F2। मतलब डेफिनेशन सुनो, द लाइट रेज parallel to principal axis after refraction, refraction मतलब बेंडिंग के बाद, after refraction meet or appear to meet at a point, it is known as focus of the lens। principal axis के parallel light ray भेजे, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, फोकस। भेजे कॉन्केव में क्या है कि भाई ये एक्सपेंड कर रहा है, मतलब अपीयर हो रहा है एक पॉइंट पे मीट करता हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस। ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस तक का डिस्टेंस है, फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस ये या ये, एक ही बात। यहां तक समझ में आ गया, हम लिखा देंगे, सारा लिखा देंगे, डोंट वरी। समझ में आ गया कि नहीं, कि किसी को रिपीट करने का है, बताओ। सर फोकस लेंथ बताइए ना, लेंथ। क्या बोले, आवाज नहीं आई, फिर से बोलोगे। सर फोकल लेंथ एक बार बताइए ना। हाँ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब एक डिस्टेंस है, लेंथ है, कहां से कहां तक, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक, मतलब O से F तक, O से F तक। F मतलब F1 होगा या F2 होगा, OF OF, O से F, O से F, इस डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है। और कहीं दिक्कत, चलो ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो सारा, तो नेक्स्ट क्लास में लिखाते हैं इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर सर हाँ सर सैटरडे को जो टेस्ट हुआ था ना हाँ, सर, तो उसमें क्वेश्चन था अ मैचस्टिक लाइट्स ड्यू टू, तो फ्रिक्शन दिए तो वो गलत दिया है, फ्रिक्शन अच्छा। ही ना होगा। फ्रिक्शन ही होगा, कभी कभार वो गलती से आंसर दूसरा सेट हो गया होगा, वो फ्रिक्शन सही आंसर है। ठीक है। यस सर, मेरा भी गलती हुआ था। हाँ, तो फ्रिक्शन हम सही आंसर। हम फ्रिक्शन ही दिए थे। हाँ, कभी कभार हो जाता है मैनुअली भी, आंसर जब सेट कर किया जाता होगा, ए की जगह बी टिक हो गया होगा, मतलब जब सेट किया गया होगा, तो वो यहाँ का मिस्टेक होगा, इग्नोर, फ्रिक्शन सही आंसर है। ठीक है सर जी। सर रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म करता है कि कॉन्केव लेंस? देखो,
ये कभी रियल इमेज नहीं बनाता है, कभी भी नहीं। रियल इमेज ये बनाता है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रियल इमेज किस तरह से बना रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रे डायग्राम भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रियल इमेज कौन बनाता है, तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। और इसका ये है कि रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, एक केस में वर्चुअल बनाता है, एक ही केस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे इसको, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए ना? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा बताए हैं उसको पढ़ोगे आप अपने घर में, बुक जो भी अवेलेबल है उसे पढ़ोगे, मॉड्यूल मिल गया होगा तो मॉड्यूल से पढ़ोगे, ठीक है।